नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम बात करते हैं नर जनन तंत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? नर जनन तंत्र बोले तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो इस बारे में आज हम आपको पूरी संपूर्ण जानकारी देंगे और बहुत ढेर सारे इमेज, ठीक है, एचडी फोटो, 3D फोटो के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझा देंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आपके दिमाग के अंदर ये सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रट जाएंगी। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, आपको अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको रटा दिया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या किया जाएगा? रटा दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि मनुष्य में नर जनन तंत्र कितने भागों में बटा होता है। तो सर मनुष्य में नर जनन तंत्र देखो 7 भागों में बटा होता है। पहला होता है सर वृषण। क्या होता है? वृषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्टिस। सेकंड नंबर पे आता है सर अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। अगर पूछा जाए कि जो नर जनन तंत्र होता है वो किस भाग में, किस क्षेत्र में स्थित होता है मनुष्य के, ठीक है, तो सर एक श्रोणी भाग होता है। श्रोणी मतलब समझ रहे हो? श्रोणी मतलब होता है पेल्विक रीजन। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र। तो सर एक पेल्विस रीजन होता है। तो मनुष्य का जो नर जनन तंत्र होता है वो पेल्विस रीजन में क्या होता है? स्थित होता है, लोकेटेड होता है। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड पेल्विक रीजन। ठीक है, इसके अंदर वृषण पाया जाता है, अधिवृषण पाया जाता है, शुक्रवाहिनी पाई जाती है, शुक्राशय पाया जाता है, यूरेथ्रा पाया जाता है, शिश्न पाया जाता है जिसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, और सहायक ग्रंथियां पाई जाती है, एसेसरी ग्लैंड पाई जाती हैं। ठीक है, जो शुक्राशय हो गई, शुक्रवाहिनी के आगे जाकर के शुक्राशय मिलता है। ठीक है, जो सहायक ग्रंथियां होती हैं, एसेसरी ग्लैंड होती हैं, वो कई होती हैं आपकी। ठीक है, जैसे तो आपकी हो गई प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, क्या हो गई? प्रोस्टेट ग्लैंड। सर प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद आपको देखने को मिलता है सेमाइनल वेसाइकल। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेमाइनल वेसाइकल जो होता है उसी को बोलते हैं सर शुक्राशय। प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई। और सर एक बहुत अच्छी सी ग्लैंड हो गई जिसको बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये शुक्रवाहिनी के आगे ही मिलती है शुक्राशय। ठीक है, और जो सर शुक्राशय होता है, ठीक है, उसके आगे आपको एजैकुलेटरी डक्ट देखने को मिलता है, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसको काउपर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है इसको काउपर ग्रंथि के। तो सर ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताया ना भैया, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके दिमाग में रहना ही चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछेगा ना तो ये चीज़ें आपको तुरंत याद हो जानी चाहिए, तो नहीं आप बता नहीं पाओगे। नहीं आपसे पूछ लिया जाएगा बताओ भैया जो वृषण होता है कहाँ होता है या शुक्राशय कहाँ होता है, तो आप बोलोगे जो शुक्राशय होता है ना वो मादा के अंदर होता है। इतना आप अगर बोलोगे ना तो वहाँ पे मैं पास में अगर मैं खड़ा हुआ तो तुम्हारे 2 तमाचा खींच के मारूंगा, इतनी तेज मारूंगा कि तुम्हें पूरा जीवन पर्यंत तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो इस चित्र के माध्यम से आपको समझ सकते हैं कि ये होता है वृषण जिसको बोलते हैं टेस्टिकल, टेस्टिस। फिर ये होता है अधिवृषण। अधिवृषण के बाद आगे जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा वास्ट डिफरेंस के बाद सेमाइनल वेसाइकल के आगे जाओगे प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के आगे यहीं पर होती है काउपर ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल, फिर यूरेथ्रल देखने को मिलेगा, यूरेथ्रा। ये स्क्रूटम देखने को मिलता है, पेनिस। स्क्रूटम क्या होता है? जिसके अंदर जो वृषण होते हैं घुसे रहते हैं, दबे रहते हैं, उसको बोलते हैं स्क्रूटम। ठीक है, देखो यह होता है वृषण, एक वृषण ये, एक वृषण ये। ठीक है, ये देखो ऐसा होता है ना वृषण। फिर यहाँ से पेनिस देखने को मिल जाता है। नहीं, थोड़ा सा मुझसे गलत बन गया, बना लेना। फिर इसके ऊपर एक कवर चढ़ी होती है, कवरिंग होती है। सर जो ये कवरिंग होती है ना इसको बोलते हैं वृषण कोश, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रूटम। ठीक है, वृषण के बारे में जानने का प्रयास करते हैं जिसको बोलते हैं टेस्टिकल्स
और इसको टेस्टिस भी बोलते हैं, ठीक है। वृषण ये क्या होता है, यह नर जनन तंत्र का मुख्य भाग होता है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये मेन पार्ट होता है, ठीक है। मनुष्य में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर लटके रहते हैं। एक जोड़ी मतलब दो वृषण, ये देखिए, एक जोड़ी मतलब दो। एक जोड़ी चप्पल लेने जाते हो ना, स्लीपर, एक जोड़ी में चप्पल में कितने आते हैं, बोलोगे एक जोड़ी चप्पल दे दो, 4 चप्पल दे देगा क्या, वो 2 ही देगा ना। तो एक जोड़ी वृषण मतलब कितने वृषण, 2 वृषण उदर गुहा के बाहर लटके होते हैं। इनका यदि आकार पूछ लिया जाए तो गोलाकार मत कहना सर, छू करके देख लेना, अंडाकार होता है ये, ठीक है। छू मतलब इसको स्क्रीन छू करके, ठीक है, अंडाकार होता है। मैं बहुत मतलब होशियार हो रहे हो। अंडाकार होता है तथा वृषण कोश में बंधे रहते हैं। सर वृषण कोश बोले तो स्क्रूटम में बंधे रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक वृषण शुक्र जनन नलिकाओं से मिलकर बना होता है। प्रत्येक जो वृषण होता है, टेस्टिस होता है, किससे मिलकर के बना होता है, शुक्र जनन नलिकाओं से। इस नलिका से शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है। ये जो वृषण होता है, वृषण के अंदर शुक्र जनन कोशिकाएं, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और इस शुक्र जनन नलिकाओं को टेस्टिस के अंदर पाई जाती हैं सर। इनको बोलते हैं टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स के अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पाई जाती है जिसको बोलते हैं शुक्र जनन नलिकाएं, ठीक है। और इसी शुक्र जनन नलिका जो होती है भैया, जैसे ये नलिका हम मान लिए ये नलिका है, इसी नलिका के अंदर सर सेमनीफेरस जो होती हैं सेल पाई जाती हैं, ठीक है। शुक्र जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। कौन सा विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं। किसका, शुक्राणु। लेकिन वो शुक्राणु रहता है अगुणित मतलब यन, ये याद रखना। शुक्राणु हमेशा कैसा रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु कैसा रहता है, तो शुक्राणु हमेशा अगुणित रहता है, ठीक है। शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। इसको मिटा दूं मैं, चलिए मिटाता हूं। अब हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखने को मिला, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे, हाँ, शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अगर शुक्राणु की क्रिया बन रही है, शुक्राणु बन रहे हैं, शुक्राणु की क्रिया हो रही तो उसको बोलेंगे शुक्र जनन। इंग्लिश में बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं सर, वो बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। वृषण के अंदर जो टेस्टिस, ये जो देखे हमने, 2 कितने पाए गए, 2 सर। टेस्टिस के अंदर सार्टोली कोशिकाएं, ये याद रखना। किसके अंदर सार्टोली सेल पाई जाती हैं सर, तो टेस्टिस के अंदर सार्टोली कोशिकाएं पाई जाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। भैया अगर ये शुक्राणु बनेगा तो इसको खाना भी तो मिलना चाहिए, बताइए। अगर आप शादी करके किसी को अपने घर लाएंगे तो उसको खाना भी तो खिलाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि उससे ढेर सारा प्यार कर लोगे, प्यार से वो पेट उसका भर जाएगा, हैं? ऐसा तो है नहीं भैया, खाना खिलाना पड़ेगा ना। तो शुक्राणु बना लिए तो भैया भोजन वोजन रखना पड़ेगा ना। तो भोजन रखने के लिए कौन सी कोशिकाएं होती हैं, सार्टोली सेल, ठीक है। फिर देखो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो एक प्रकार का मेल सेक्स हार्मोन्स होता है, ये याद रखना। क्या याद रखना है कि ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। कौन, टेस्टोस्टेरोन। इसका कार्य क्या होता है, तो ये नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण निकालता है, उत्पन्न करता है। जैसे आवाज़ का भारी होना, जैसे देखो मेरी आवाज़ भैया भारी हो गई है, तुम्हारी भी भारी हो गई होगी, ठीक है। दाढ़ी मूछ का आना है ना, मेरे देखो दाढ़ी आ गई है, मूछ तो इतना भरी पड़ी है, लोग देख के बोल देते कि अबे तेरे जैसे मेरे होनी चाहिए, है ना। तो दाढ़ी मूछ का आना, त्वचा का मोटा होना, नर जनन अंगों का विकास होना, ठीक है, डेवलपमेंट होना, शरीर पर अधिक बालों का उगना, ठीक है, कंधों का भारी होना। भैया शरीर में इतने बाल आ गए हैं, इतने पैरों को देखें तो पता नहीं कितना मतलब मूड खराब हो जाता है ना। कंधों का जो हमारे कंधे होते हैं, शोल्डर होते हैं, उनका भारी होना, भैया ये भारी हो रहे हैं, ठीक है। इन्हीं सभी कार्यों का निर्धारण करता है कौन, तो वो करता है सर टेस्टोस्टेरोन। ये याद रखने योग्य बात है सर, ठीक है। क्या है,
टेस्टोस्टेरॉन। और अगर पूछा जाए टेस्टोस्टेरॉन किस प्रकार का हार्मोन्स होता है, तो ये लिपिड के अंदर आता है, इसके अंदर स्टेरॉइड पाया जाता है, ठीक है। स्टेरॉन से सब स्टेरॉन स्टेरॉइड से मिलता है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्टेरॉइड भी बोलते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी ये होते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को इंक्रीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। कहाँ से निकलते हैं? वृषण से, टेस्टिस से निकलते हैं। सेकंड नंबर पे हमने क्या देखा? तो हमने देखा अधिवृषण। अधिवृषण क्या होता है हमने देखा, देखो भैया ये वृषण है, ठीक है, ये देखो। फिर इस वृषण से कुछ नलिकाएं गईं जो इस वृषण को ऐसी संरचना दी हैं, ये देखो, देखे हो कि नहीं अभी इमेज में, ठीक है। और फिर इसी से एक नलिका फिर चली गई है, बताओ, ऐसा ही देखे हो ना? बताइए, जो लोग ऐसा नहीं इमेज नहीं देखें वो तुरंत बता दें, निसंकोच बता दें। ये देखिए, बताइए ये क्या है? ये है हमारा वृषण, ठीक है। वृषण के ऊपर ये क्या है सर? तो ये है अधिवृषण, ठीक है, जिसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अधिवृषण क्या होता है? यह वृषण के ऊपर फैला रहता है। किसके ऊपर? वृषण के ऊपर। अब देख करके विश्वास हो गया ना कहाँ फैला होता है? ये देखो किस जगह पर फैला है, बताओ। अब बता दिए ना, अगर कोई पूछेगा तो बता दोगे ना किसके ऊपर फैला होता है? तो ये वृषण के ऊपर फैला होता है, ये देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से फैला हुआ होता है, ठीक है। तो ये वृषण के ऊपर फैला होता है जो शुक्राणु के परिपक्व का कार्य करता है ना। शुक्राणु बना करके छोटे छोटे बच्चों को बना करके इसके अंदर भेज देते, किसके अंदर? एपिडिडाइमिस के अंदर। जब इसके अंदर जाता है तो ये परिपक्व हो जाता है, ये देखो, जैसे समझ लो ये मैच्योर हो गया। अभी तक ये क्या था? अभी कुछ दिन पहले तक ये था बछवा, क्या था? बछवा था, बछवा, बछवा मतलब छोटा बछवा था। अब ये मैच्योर हो गया है, ठीक है, अब ये परिपक्व हो गया है। क्लियर है? समझ पा रहे हो? ये इमेज को याद रखना। सर चली गई क्या भाई? यार ये तो मैं मतलब गजब की चीज़ें हैं, एक बार छू दिया मतलब चली गई। कितने उसमें चित्र बनाया था मैं। अधिवृषण हो गया। अधिवृषण के आगे आती शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या होती है? यह बेलनाकार लंबी नली होती है जिसको वास्ट डिफरेंस के नाम से जानते हैं, जो शुक्राणुओं को वृषण तथा अधिवृषण से शुक्राशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। देखो फिर से समझ लो, समझो ये वृषण है ना? गलत हो गया भाई, ये वृषण है, ठीक है, ये एपिडिडाइमिस है, फिर ये नली है। तो ये वृषण ऐसे संरचना है, तो ऐसे इधर भी तो होगी भाई, बताओ। तो ऐसे नली इधर भी तो निकलेगी, तो इधर वाली समझो। यह बेलनाकार नली होती, भैया समझ गए, ये बेलनाकार होगी, चपटी वपटी, है ना, ऐसे थोड़ी ना होगी, बेलनाकार होगी, जो शुक्राणुओं को वृषण तथा अधिवृषण, वृषण बोले तो ये टेस्टिस, और इसके बाद ये एपिडिडाइमिस, अधिवृषण, ये वृषण, ये अधिवृषण, शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती। शुक्राशय क्या होता है? तो वो होता है सेमाइनल वेसाइकल्स, ठीक है, शुक्राशय तक ले जाने का कार्य करती। तो अब देख लेते हैं भैया शुक्राशय क्या होता है, सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है सर। सर जो शुक्राशय होता है, सेमाइनल वेसाइकल, यह एक ग्रंथि होती है, ठीक है, यह एक ग्लैंड होती है, ठीक है, जो शुक्र द्रव्य जिसको बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड, क्या बोलते हैं सर? वो बोलते हैं सेमाइनल फ्लूइड। सेमाइनल फ्लूइड शुक्र द्रव्य का स्राव करती है, शुक्राणुओं के लंबे समय तक एकत्रित करती है, ठीक है। शुक्राणु अगर वहाँ से निकल आते हैं तो उनको लंबे समय तक वो एकत्रित करके रखती है, तथा शुक्राणुओं को लंबे समय तक पोषण प्रदान करती है। एकत्रित भी कर लेती है, पोषण भी प्रदान कर लेती है। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और बताई जाती है कि ये जो वृषण है, यहाँ से तो शुक्राणु ही बन के आ रहे हैं ना, लेकिन जो सीमेन निकलता है, जो वीर्य निकलता है, वो बहुत ही अधिक होता है। तो वीर्य का 80% भाग जो होता है वो शुक्राशय बनाता है, ठीक है। कौन सा भाग? शुक्राशय। और अगर ये भाग पूछा जाए कैसा होता है, तो ये भाग होता है बेसिक, ये भाग होता है क्षारीय होता है, ठीक है, 80% भाग। और शुक्राशय के अंदर एक ऐसी चीज़ निकलती है जो पूरे शरीर में मेल और फीमेल, मतलब नर जनन तंत्र में मेल और फीमेल के अंदर, फीमेल के अंदर नहीं देखने को मिलती। क्या? वो है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज
शुक्राशय बनाते हैं, सेमाइनल वेसिकल बना देता है, जो कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। जब रेप केसेस हो जाते हैं तब इसी फ्रक्टोज की जांच करके पता किया जाता है कि रेप हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है शुक्राणुओं को जीवित रखना और उनका पोषण प्रदान करना। ठीक है, फिर इस शुक्राशय की यदि हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर सीधे यूरेथ्रा देखने को मिल गया है। थोड़ा सा मैं आगे देखना चाहूँगा। हाँ, यूरेथ्रा। फिर इस शुक्राशय के आगे ही जो होता है वो होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। ये चीज़ समझ लो, अभी आगे देखने को मिलेगा, है ना। शुक्राशय के आगे होता है प्रोस्टेट ग्रंथि और प्रोस्टेट ग्रंथि के आगे ही होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो ये सभी क्या करते हैं? तो ये सभी स्राव करते हैं। ठीक है, और उसी स्राव से क्या होता है? सीमेन का निर्माण होता है। ठीक है, जो प्रोस्टेट होती है, बल्बो यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा के बारे में जानते हैं, मूत्र जनन मार्ग इसको बोलते हैं भैया, है ना। इससे यूरिन भी निकलता है, यानी कि मूत्र भी निकलता है, और इससे सेक्सुअल एक्टिविटी की भी क्रिया होती है, जनन की भी क्रिया, मतलब सीमेन भी बाहर निकलता है, वीर्य भी होता है। ठीक है, तो नर में मूत्र मार्ग अथवा जनन मार्ग के लिए उभयनिष्ठ नली होती है, जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। जनन मार्ग से मतलब ये होता है कि यहाँ से सीमेन बाहर निकलता है, इसी मार्ग से वीर्य बाहर निकलता है, यानी कि जो नली है वो एक गई हुई है, ये नली। ठीक है, इसी नली से आपका यूरिन भी बाहर निकलेगा और इसी नली से आपका सीमेन भी बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, एक ही नली से, लेकिन अंदर अलग अलग होते हैं। फिर ये नली आगे जा कर के कहाँ खुलती है? तो वो खुलती है शिश्न में, जिसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? पेनिस बोलते हैं उसको। पेनिस के बाद पेनिस में क्या देखने को बोलते हैं? यह नर मार्ग का बाह्य जननांग है। बाह्य जननांग मतलब एक्सटर्नल जेनेटाइला, एक्सटर्नल जेनेटाइल है, बाह्य जननांग है। ठीक है, जो शुक्राणुओं को मादा के शरीर में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। स्पर्म को क्या करते हैं सर? स्पर्म को मेल के, वो सारी फीमेल के, मिटा दो इसको, मिटा दो भैया, मिटा दो बटन, है ना। स्पर्म को फीमेल के, है ना, शरीर के अंदर उसको स्थानांतरित कर देते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शिश्न, पेनिस। ठीक है, मूत्र का त्याग शिश्न के द्वारा ही किया जाता है ना। जो मूत्र होता है, यूरिन का जो त्याग होता है, वो शिश्न पेनिस के द्वारा ही किया जाता है, याद रखियो। सहायक ग्रंथि में यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ग्रंथि के बारे में जानकारी दी गई है। पहली है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, चलिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है सर? तो प्रोस्टेट ग्लैंड या ग्रंथि यूरेथ्रा के दोनों ओर पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है? जो यूरेथ्रा होता है, ये देखिए यूरेथ्रा होता है, इसके दोनों तरफ प्रोस्टेट ग्लैंड ये है और ये है, पाई गई है। ठीक है, अब ये नली एक हो गई हैं। ठीक है, अब इस नली से मूत्र भी निकलेगा और इसी नली से सीमेन भी निकलेगा। ठीक है, तो ये यूरेथ्रा के सर दोनों तरफ पाई गई हैं। इस ग्रंथि से क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है। कितना? क्षारीय चिपचिपे पदार्थ का स्राव होता है, जो मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारीय बनाता है ना। जो मूत्र मार्ग होता है भैया, मूत्र मार्ग एसिडिक होता है, क्योंकि यूरिन में एसिड होता है भैया, है ना। तो एसिड को बेस बनाना पड़ेगा, नहीं अगर बेस नहीं बनाओगे तो स्पर्म बाहर निकलेगा, मर जाएगा, एसिड उसको मिल जाएगा तो, है ना। मतलब वही बोलते हैं, खराब हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। तो मूत्र मार्ग को चिकना व क्षारीय बना देता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, जिससे शुक्राणुओं को गति में सहायक मिलती है। ठीक है, जो शुक्राणु की जो गति होती है, शुक्राणु चल होते हैं, आपको पता है मोटाइल होते हैं, उनकी गति में सहायता मिलती है उनको। ठीक है, तथा मूत्र जनन मार्ग अम्लीय से क्षारीय हो जाता है। जो मूत्र जनन, अब जैसे यूरिन तुम गए, है ना, मतलब मूत्र करने गए, मूत्र त्याग करने गए, वही टॉयलेट करने गए, 1 नंबर गए, तो तुम्हारा जो ट्रैक है, जो शिश्न है, वो क्या हो गया? मूत्र मार्ग, सॉरी मूत्र मार्ग, वो कैसा हो गया? तो वो हो गया एसिडिक, क्षारीय हो गया। अब अगर क्षारीय में स्पर्म आएगा तो वो हो जाएगा खराब, हो जाएगा मर, तो उसको, तो ये जो क्षारीय हो गया है रास्ता, उसको सही भी करना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे घर जाने का रास्ता कुछ कूड़ा कचड़ा हो गया है तो उसको साफ़ करोगे ना, नहीं साफ़ करोगे तो भैया एक दिन तुम बीमार पड़ जाओगे।
तो इसी तरह क्या होता है, वो एसिडिक हो गया है, अब तुम एजाकुलेशन सेक्सुअल एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, तो भैया उसको बेसिक करना पड़ेगा। और बेसिक करने के लिए बोली प्रोस्टेट ग्लैंड में हूँ, ठीक है, जिससे शुक्राणु सक्रिय हो जाते हैं। तो इनको बेसिक मिल जाता है, शुक्राणु सक्रिय अपना काम करने लगते हैं। एक चीज़ और, ये सीमेन का कितने % भाग बनाते हैं? तो सर ये 18 से 20% भाग बनाते हैं। किसका? सीमेन यानी कि वीर्य का। वीर्य का 18 से 20% भाग कौन बनाता है? तो वो बनाता है प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। और देखा जाए तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ उसकी आकार आकृति भी बढ़ती है, ये याद रखना। और प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर जो सेल पाई जाती हैं, ये अगर अनकंट्रोल वृद्धि करने लगी तो यही आगे जा कर के प्रोस्टेट कैंसर का रूप ले लेती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमें देखने को मिलता है पेरेनियल ग्रंथि, जिसको बोलते हैं मलाशय ग्रंथि, ठीक है। यह ग्रंथि क्या होती है? यह दोनों ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती हैं। मलाशय को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टम, ठीक है। यह दोनों ग्रंथियां मलाशय के पास स्थित होती हैं, जो गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती हैं, ठीक है। जो क्या करती हैं सर? जो गंध युक्त पदार्थ का स्राव करते हैं, एक प्रकार से मतलब स्मेल आती है, ठीक है। यह स्राव विपरीत लिंग को आकर्षित करने का कार्य करती है ना। समझना, ये गंध युक्त पदार्थ का स्राव करती हैं और इसी स्राव के द्वारा क्या होता है? विपरीत लिंग को आकर्षित करने की क्षमता अंदर होती है, ठीक है। इसी स्राव की वजह से ही विपरीत लिंग की तरफ, ठीक है, ये जीव जंतु मानव आकर्षित होते हैं, नहीं तो वो सेम जेंडर की तरफ आकर्षित हो जाएं। अब ये बताओ, जो सेम जेंडर की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको क्या बोलते हैं बताइए? जो सेम जेंडर की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। तो ये जो है पेरेनियल ग्रंथि, मलाशय ग्रंथि, इस चीज़ को याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लीजिए, किसके बारे में? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, और ये मुझे लगता है आपको जानना चाहिए, शॉर्ट चीज़ें हैं कि मानव में नर शुक्राणु एवं मादा शुक्राणु या अंडे उत्पन्न होते हैं। मानव के अंदर बात की जा रही है, मानव में नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु या फिर अंडे, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, उत्पन्न होते हैं, ठीक है। शुक्राणु उत्पन्न करने की क्रिया को शुक्राणु जनन स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। शुक्राणु को उत्पन्न करने की क्रिया को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। एवं अंडाणु उत्पन्न करने की क्रिया को अंडाणु जनन यानी कि ओजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का वीडियो देखना है तो आप लोग यूट्यूब के सर्च बॉक्स पर जाइए, स्पर्मेटोजेनेसिस इन हिंदी डालकर लास्ट में बायो अमन डाल दीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। यदि आप कोई भी हमारा वीडियो देखना चाहते हैं और आपको लगता है कि भैया अच्छा समझा देते हैं, हम उनसे सीख लें, तो आप जाइए चैनल पर, लिखिए, सर्च बॉक्स पर सर्च करिए, वहाँ पर हमारा नाम डाल दीजिए, लास्ट में बायो अमन, आपको वीडियो मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है। कहीं पर भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत ही आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने को निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म होते हैं, और जो ओवम होते हैं, ये अगर आपस में मिल जाते हैं, ठीक है, इनके मिलने की क्रिया को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन, निषेचन। और अगर ये मिलते कहाँ पर हैं? तो ये मिलते हैं मादा के अंदर। और मादा के अंदर कहाँ मिलते हैं? तो मादा के अंदर होती है फैलोपियन नलिका, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सर फैलोपियन ट्यूब को यदि देखा जाए तो फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग होते हैं, इन्फंडाबुलम, एम्पुला और स्थमस। उसके बारे में कभी आगे बात करेंगे, ठीक है। मतलब उसके आगे का मतलब होता है सर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। नहीं बोलोगे भैया तुम आज सब यहीं पर बता के चले जाओ मुझको, है ना, जितना भी हो, है ना। तुम लोग के ऊपर भी बहुत प्रेशर हो जाता होगा ना कि यार कितना पढ़ाते, कभी कभी लगता है कि नहीं? बताओ, मानव का गर्भाधान काल जो होता है, गर्भाधान बोले तो पेट के अंदर जो बच्चा रहता है,
ठीक है। गेस्टेशन पीरियड जो होता है, गर्भाधान काल कितना होता है, वो होता है 9 मंथ, 9 महीने तो ऐसे ही होता है, प्लस माइनस 7 दिन। ठीक है, ये 15 दिन भी चला जाता है, प्लस माइनस होता है। ठीक है, 7 दिन पहले 7 दिन बाद। ठीक है, 280 दिन से 280 दिन या 40 सप्ताह अगर मंथ में देखा जाए तो 9 मंथ का होता है ये क्या, गेस्टेशन पीरियड, मानव के अंदर गर्भाधान काल। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी एक एक करके। ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस इमेज को देख करके आप कुछ समझ सकते हैं। यूरेथ्रा पाया गया, टेस्टिकल पाए गए, ठीक है, पेनिस पाया गया, आगे के भाग को बोलते ग्लांस पेनिस, एपिडिडाइमिस अधिवृषण पाया गया, वास डिफरेंस शुक्र नलिका पाई गई। ठीक है, फिर यहाँ पर सेमाइनल वेसाइकल शुक्राशय पाया गया। सर प्रोस्टेट ग्रंथि देखने को आपको मिल गई, ये होती है। फिर सर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, फिर यूरेटर देखने को मिल गया, यूरेनरी ब्लेडर जहाँ पर मूत्र स्टोर होता है। ठीक है, फिर आपको देखने को मिल गया वास डिफरेंस एम्पियोल देखने को मिला। ठीक है, वाइपर डक्ट देखने को मिल गई आपको। फिर एरेक्टाइल टिश्यू ऑफ पेनिस। एरेक्टाइल टिश्यू का मतलब क्या होता है, जो पेनिस होता है आप लोग देखेंगे उसके अंदर कुछ विशेष प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं, एरेक्टाइल टिश्यू। इनके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड की सप्लाई होती है, तभी ये कठोर हो जाता है ना। पहले ये मुलायम रहता है, लेकिन जब सेक्सुअल थॉट्स आते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करने का वक्त आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कठोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से? विशेष प्रकार के ऊतक, विशेष प्रकार के ऊतक। और अगर हमेशा ही ऐसे ही बताया जाता है विशेष प्रकार के, भैया विशेष प्रकार के हैं तो उनका नॉमेनक्लेचर भी तो होगा, उनका कोई नाम भी तो होगा, नेम भी तो होगा। तो बताओ क्या नाम होता है? बोलोगे एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुझे उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो फाइनली आज की क्लास से हम लोग अलविदा लेंगे, और मुझे उम्मीद है कि मैं अपना बेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँगा और 100% आपको समझ आ रहा होगा। यदि आपको ऐसे ही पढ़ाने में पसंद आता है, मज़ा आता है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम ऐसे ही लगातार आपको पढ़ाते रहेंगे। पढ़ाई में हमेशा हम इंजॉय, फन, मस्ती को ऐड करते रहेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, आपसे अलविदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।